नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर के नई शिक्षा नीति 2020, जिसको कि हम NEP 2020 के नाम से भी जानते हैं। दरअसल अगर हम इस नई शिक्षा नीति की बात करें तो बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं, और प्रमुख बदलाव अगर आप देखेंगे तो बहुत सालों बाद, अर्थात ऐसा आप कह सकते हैं कि बहुप्रतीक्षित थी ये नई शिक्षा नीति, बहुप्रतीक्षित थी, जो कि कितने सालों बाद आई है तो 34 साल बाद। 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति आई है, जो कि 1986 में, 86 के बाद 2020 में, अर्थात पूरे 34 साल बाद। अब कारण क्या है नई शिक्षा नीति को लाने का? तो सर्वप्रथम ये आप जानते होंगे कि किसी भी राष्ट्र को अगर हम उन्नत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा का प्रबंध करना या शिक्षा में बदलाव करना या शिक्षा को उसके अनुसार ढालना अत्यंत आवश्यक होता है, और जिसकी आवश्यकता थी, क्योंकि आज 34 साल में बहुत ज़्यादा पुरानी शिक्षा एक पद्धति हो चुकी थी, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। हाँ, आज भी प्रासंगिक है, लेकिन कुछ प्रमुख बदलाव जो हैं वो अपेक्षित थी। तो उसके अनुसार हम चूंकि उन्नत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ज्ञान का सोर्स बढ़ाना चाहते हैं, नवाचारिता का प्रयोग करना चाहते हैं, नए नए अनुसंधान करना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख बदलाव करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण इस 2020 का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम अगर देखेंगे तो ये जो 34 साल बाद तो शिक्षा नीति बनी, लेकिन आप देखेंगे कि 36 साल बाद ये नई शिक्षा नीति क्या हुई तो शुरू हो गई है। अब ये शुरू हो गई है, नई शिक्षा नीति शुरू हो गई है। आप देखेंगे सोमवार को जो कि 20 मार्च 20 मार्च 2022 को सोमवार था, जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कि बहुमत से पास किया गया, और उसके साथ ही पूरे देश में ये जो नई शिक्षा नीति थी वो बहाल हो गई है। तो नई शिक्षा नीति की बहाली हो चुकी है। इसमें बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि मैंने बताया कि किए गए हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस में भी अगर हम देखें तो कुछ जो सबसे पहले तो हम इसके अध्यक्ष के रूप में देख लेते हैं। तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो के कस्तूरी रंजन हैं। के कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष हैं, इस नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं। और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मुख्य बातें जो खुल करके सामने आ रही हैं, मुख्य बातें वो क्या हैं तो क्वालिटी एजुकेशन, फिर इनोवेशन और रिसर्च, अर्थात क्वालिटी एजुकेशन अर्थात गुणात्मक शिक्षा, फिर इनोवेशन अर्थात नवाचार, फिर रिसर्च अर्थात शोध। ये मुख्य 3 बातें यहां पर केंद्र बिंदु है। एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन सर्वप्रमुख है, फिर कि इनोवेशन अर्थात नवाचारिता को यहां पर प्रमुखता दी जाएगी, और शोध अनुसंधान को यहां पर बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी जाएगी। दरअसल इसका जो उद्देश्य हम लिख देते हैं, तो किसी भी चीज़ों को लाने का उद्देश्य कुछ तो कुछ होता है। तो इसका जो उद्देश्य है, अर्थात NEP 2020 का जो उद्देश्य है लाने का, वो क्या है तो शिक्षा और शोध के मामले में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उन्नतिशील शिक्षा देश बनाना, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत को सुपर पावर
भारत को शिक्षा और शोध के मामले में, नवाचारिता के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, अनुसंधान के मामले में, चिकित्सीय क्षेत्र के मामले में क्या करना, तो सुपर पावर बनाना। फिर इसके साथ साथ ये तो एक उद्देश्य हो गया, फिर आपका तकनीकी हो गया, तकनीकी हो गया, चिकित्सा हो गया, है ना। फिर विकास करना, अर्थात चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, शोध के मामले में हो, विभिन्न तरीके से नवाचार के मामले में हो, विभिन्न तकनीकी के मामले में हो, चिकित्सा के बारे में हो, सुपर पावर इंडिया को बनाना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। अब हम इस प्रकार से इसको देखते हैं कि ये जो मुख्य उद्देश्य इसका जो माना गया है, इसमें बहुत कुछ चेंजेस जो किए गए हैं, तो इसके मेन चेंजेस क्या क्या हैं हम इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो जब हम इसकी बात कर लेंगे तो इसमें जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो क्या, तो सबसे पहले तो आप समझिए कि बोर्ड अर्थात 10वीं का जो बोर्ड है वो खत्म माना गया है। 10वीं का बोर्ड अब नहीं होगा। फिर आप केवल 12th में क्या होगा, बोर्ड एग्जाम होगा। 12th में अब बोर्ड एग्जाम होगा। पहले क्या होता था कि 10th में बोर्ड होता था, अब उसको खत्म करके 12th में बोर्ड कर दिया गया है। हालांकि आप मुझे अगर पूछेंगे तो ये चीज़ मुझे कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसे ही आज के समय में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से खुले हो गए हैं, और अगर हम इसको बोर्ड को ख़त्म कर देते हैं तो उसका जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, नो डाउट। तो खैर जो भी हो, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है इस बोर्ड को। फिर 12th बोर्ड को चालू कर दिया गया है। फिर इसके अलावा इसकी जो संरचना है वो 5+3+3+4, ये 5+3+3+4 की संरचना यहां पर रखी गई है, जिसमें ये जो पहला 5 होगा वो फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा। फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा। फिर फाउंडेशन में क्या क्या होगा, तो फाउंडेशन में होगा आपका नर्सरी होगा। फिर दूसरा होगा केजी जूनियर, केजी सीनियर, और फिर 1 फर्स्ट, स्टैंडर्ड फर्स्ट और स्टैंडर्ड सेकेंड। इसमें जो 5 साल होंगे, ये जो फाउंडेशन का कोर्स होगा उसमें क्या होगा, तो नर्सरी हो जाएगा, केजी जूनियर हो जाएगा, केजी सीनियर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, अर्थात स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकंड। फिर इसके बाद प्रीपैरेटरी, इसके बाद प्रीपैरेटरी में रखा गया है कि स्टैंडर्ड थर्ड कर लीजिए, 4th कर लीजिए, 5th कर लीजिए, 6th कर लीजिए, 5th। तो स्टैंडर्ड 5th तक जो है वो प्रीपैरेटरी में रखा गया है। फिर इसके बाद मिडल में क्या रखा गया है, तो 6th, 7th, 8th इसको मिडल में रखा गया है। और सेकेंडरी में क्या रखा गया है, तो 9th, 10th, 11th और 12th। आप देखेंगे तो यहां से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ये कुल मिलाकर के। और यहां पर जो स्टार्ट होगा नर्सरी में वो 4 वर्ष से, अर्थात 4 इयर्स से यहां पर चालू होगा, अर्थात क्रमशः 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
कुल मिलाकर के 18 वर्ष तक, 18 वर्ष की यहां पर शिक्षा होगी, जो कि पहले आप देखेंगे तो केवल 14 वर्ष की शिक्षा केवल मुफ्त थी। 14 वर्ष की शिक्षा मुफ्त थी, उसकी जगह अब 18 वर्ष की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जैसे कि इसका पहले उल्लेख बहुत ज़्यादा नहीं था, अब इसका भी उल्लेख कर दिया गया है। तो ये मुख्यतः इसमें जो चीज़ें होंगी कि इसमें अब कहा गया कि ये जो फर्स्ट अर्थात 5th कक्षा तक हैं, 5th कक्षा के जो बच्चे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता चीज़ें होंगी वो मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी, साथ में उसकी जो मतलब राष्ट्रभाषा है उसको भी सर्वोपरि माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहेंगे तो मातृभाषा को प्रमुखता दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर खास करके 5th तक। फिर यहाँ पर भी मातृभाषा के साथ साथ आप दूसरी भाषा, यहाँ पर आप मातृभाषा तो रखेंगे ही, बाकी आप अगर इंग्लिश या जो भी आप जर्मन जो भी रखना चाहें वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यहाँ जो है, यहाँ पर मुख्य चीज़ें क्या हैं, तो 9th से क्या होगा, तो सेमेस्टर सिस्टम। यहाँ पर 9th से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। जैसे पहले आप देखेंगे तो पहले एमए वगैरह से चालू होता था, आज के समय में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 9th से ही चालू हो जाएगा सेमेस्टर सिस्टम। फिर इसमें कुशल अर्थात स्किल डेवलपमेंट्स वगैरह को यहाँ पर 6th क्लास से ही यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट वगैरह को भी यहाँ पर प्रश्रय दिया जाएगा, जिससे कि स्किल का डेवलपमेंट हो, कौशल का विकास हो। जो कि पहले क्या करता था कि जब बच्चा 10th पास कर जाता था, 12th पास कर जाता था, लेकिन अपने लिए वो क्या करेगा उसको खुद नहीं पता। तो यहाँ से जब 6th स्टैंडर्ड से जब वो स्किल डेवलपमेंट की क्लास भी शुरू करेगा, तो डेफिनेटली जब तक ये 12th बच्चा करेगा तो तब तक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें स्किल डेवलप हो जाएंगे, जिसकी मदद से वो अपना जीवन यापन करने में सक्षम होता जाएगा। तो विशेष तौर पर अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी को प्रश्रय दिया गया है, शोध को प्रश्रय दिया गया है। हाँ, अब यहाँ पर 12th तो हो गया, अब उच्च शिक्षा में क्या होगा। अब उच्च शिक्षा में क्या होगा, तो जो उच्च शिक्षा का विषय है, उच्च शिक्षा के लिए कहा गया कि यहाँ पर 3 साल और 4 साल, यहां पर 2 प्रकार के ग्रेजुएशन होंगे। क्या होंगे, यहां पर 3 और 4 साल अर्थात 2 प्रकार के यहां पर ग्रेजुएशन होंगे। अब 3 साल क्या है और 4 साल क्या है, इसको समझिए। 3 साल उन लोगों के लिए ग्रेजुएशन का विधान किया गया है जो लोग आगे उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, और जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। अब ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, इसमें आप और भी बारीकी समझिए कि ये जो 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, इसमें फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर कर लेगा उसको क्या मिलेगा, तो यहां पर सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल जो पास कर लिया है बच्चा, उसको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। और तीसरा साल जो बच्चा कर लेगा उसको क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। तो पहले साल पास करने के पश्चात उसको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो दूसरा साल वर्ष पास करता है तो उसको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, डिप्लोमा मिलेगा। और तीसरे वर्ष अगर पास कर जाता है तो उसको डिग्री मिलेगी। अब यहाँ पर ये तो किसके लिए हो गया, तो जो उच्च कक्षा में जाना नहीं चाहता है, उच्च शिक्षा में जाना, हायर एजुकेशन में जाना नहीं चाहता है, उसके लिए। अब जो 4 साल का करेगा उसको भी सेम चीज मिलेगी, अर्थात फर्स्ट ईयर करने के बाद सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री वगैरह होगा। लेकिन 4 साल का जो ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए मात्र 1 वर्ष का क्या होगा, तो मास्टर डिग्री होगी। उसके लिए मात्र 1 वर्ष का डिग्री के लिए मास्टर डिग्री होगी। अब इसमें समझिए कि मान लीजिए ऐसा हो कि कोई बच्चा पहले से जो डिसाइडेड है कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन कर लेना है, उसके बाद मुझे नहीं पढ़ना है, अब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, 3 साल का कर लेता है, तो क्या उसके लिए वो मास्टर डिग्री नहीं कर सकता है, कर सकता है।
कर सकता है तो उसके लिए क्या होगा, वो 2 साल का 2 साल की मास्टर डिग्री हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उसके लिए 2 वर्ष का जो होगा वो मास्टर डिग्री हो जाएगा, और जो 4 साल का किया है उसके लिए 1 वर्ष का मास्टर डिग्री ही पर्याप्त माना जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करता है, तो ग्रेजुएशन करता है और उसको अगर मान लीजिए कि मन किया कि मैं दूसरे कोर्स में एडमिशन लूं, तो अगर 1 वर्ष उसने किया तो 1 वर्ष के बाद वो रोक सकता है, कुछ सीमित समय के लिए वो रोक सकता है, और दूसरे कोर्स में एडमिशन अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकता है। और वो जब दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया है, वो पास करने के बाद फिर से उसको यहाँ पर वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा और वो कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है। फिर इसमें और भी चीज़ें जो रखी गई है, 2035 तक, कब तक, 2035 तक जो है वो हायर एजुकेशन में कम से कम 50% का लक्ष्य रखा गया है कि हम जितने भी कुल छात्र हैं उसके 50% छात्र हायर एजुकेशन में हम दाखिला करवा देंगे। कब तक, 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये लक्ष्य पूरा हो जाता है तो समझिए कि भारत वाकई सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब यहां पर ये तो बात हो गई। फिर अब एमए करने के बाद, अगर मान लीजिए कि कोई एमए कर लिया, तो एमए करने के पश्चात वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। एमफिल को खत्म कर दिया गया है। फिर आपको मैंने बताया कि 10th बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। मुख्य तौर पर 2 को खत्म किया गया है, एमफिल को खत्म कर दिया गया है और 10th बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। तो ये मुख्य 2 थे, उसको खत्म किया जा चुका है। अब यहाँ पर एमए के बाद सीधे पीएचडी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि पीएचडी में भी कुछ बहुत सारी चीज़ों को लागू किया गया है, जो कि जैसे कि पहले कर दिया जाता था कि कट कॉपी पेस्ट वगैरह हो जाता था। अब उसमें कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ती गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि वो सोया हुआ है, उसको कुछ पता नहीं है, पीएचडी होता क्या है उसको नहीं पता है, लेकिन उसकी पीएचडी हो जाती थी। ऐसा भी होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होता था, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा भी होता था। तो इन चीज़ों को पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ही आवश्यक था, जो कि की गई है। तो ये मुख्य तौर पर तो अब इसको अगर देखेंगे कुल मिलाकर के, तो 2-3 चीज़ें इसमें मुख्य तौर पर कि इसमें भारत को ज्ञान और शिक्षा के मामले में, ज्ञान शिक्षा और क्या कह सकते हैं कि अनुसंधान के मामले में सुपर पावर बनाना पहला लक्ष्य हो जाएगा। फिर तकनीकी, चिकित्सा, विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में भारत को उन्नतशील राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर इसमें माना गया है। फिर ये जो मुख्य तौर पर संरचना जो इससे पहले 10+2+3 वाली संरचना थी, उसको बदल करके 5+3+3+4 वाली संरचना को स्थापित कर दिया गया है। तो मुख्य तौर पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी जो हाईलाइट थी वो मैंने बता दिया, और मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।